हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिस और डायमेंशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और जैसा कि इसको जानने के लिए हमें लीनियर स्पैन, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स ऑफ ए गिवन वेक्टर स्पेस, का ये सब जानने की जरूरत है। तो जिन लोगों ने मेरा इस टॉपिक का वीडियो नहीं देखा है तो वो मेरा ये वीडियो देख लें। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिस से। तो बेसिस क्या होता है ना, मान लेते हैं कि हमारा कोई एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा V ओवर F क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, और इसका कोई एक सबसेट अगर हम पिक करते हैं S, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं मान लेते हैं V1, V2 एंड सो ऑन Vn। तो किसी भी सबसेट ऑफ अ गिवन वेक्टर स्पेस का जो इसको बेसिस होने के लिए दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन कि ये इस सेट S को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना होगा। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन ये होता है इफ a1 v1 plus a2 v2 plus and so on plus an vn is equal to 0 if and only if each a I is equal to 0, I is equal to 1, 2 and so on n। ठीक है, ये कंडीशन, ये इक्वेशन को तभी होल्ड करेगा जब सारे जो कोफिशिएंट्स है, हमारा ए आई क्या है, v1 v2 एंड सो ऑन vn क्या है, वेक्टर्स के एलिमेंट, और जो कोफिशिएंट्स है ए आई जो है फील्ड का एलिमेंट है। हमारा अगर वेक्टर स्पेस है तो उसका कुछ एक फील्ड होगा। वेक्टर स्पेस डिफाइंड तभी होता है ना, कोई फील्ड होता है उसके बाद ही फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो जो ए आई एलिमेंट्स है ये स्केलर के या फिर फील्ड के एलिमेंट होंगे, और ये इक्वेशन तभी होल्ड करेगा जब ईच स्केलर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी का हेल्प लेकर के हम लोगों ने मान लेते हैं ना कि एक डिटरमिनेंट को भी कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। वो मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, जो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, ताकि और ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिस। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है V ओवर सम गिवन फील्ड F, और S हमारा क्या है, V का एक सबसेट है। तो S इसका वेक्टर स्पेस का बेसिस कब होगा, जब सबसे पहला कंडीशन ये है कि इसको लिनियरली इंडिपेंडेंट होना होगा, और फिर S जो है V को जनरेट करे, या फिर S जो है V को स्पैन करे। ठीक है, स्पैन करने का मतलब हमारे पास क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई भी एलिमेंट अल्फा इस वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है कि ये एलिमेंट अल्फा एस के बाहर हो या फिर एस का ही एलिमेंट हो। तो अगर इस अल्फा को यूनिक वे में, यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस के टर्म में अगर हम लिख सकते हैं तो क्या कहेंगे, अल्फा इज एन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस। और फिर ये अगर हमारा क्या है ना कि अल्फा अगर आर्बिट्ररी है, मींस के कोई भी एलिमेंट V का कोई भी एलिमेंट को पिक कर लेंगे, इफ फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू V, अल्फा कैन बी रिटेन इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ C1 V1 Cn Vn। ठीक है, तो कोई भी अगर अल्फा हमारा इस वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, अगर इसको इस वे में अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो क्या कहेंगे कि S जो है इसको जनरेट कर रहा है, या फिर स्पैनिंग सेट ऑफ दिस वेक्टर स्पेस इज S। हियर Ci बिलोंगिंग टू फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। बेसिस, let V over F be a vector space over a field F
then a subset बीटा मान लेते हैं बीटा of v over f is said to be a basis of v over f if पहला कंडीशन क्या, सॉरी, beta is Li means linearly independent and beta spans v, या फिर दूसरे लैंग्वेज में लिखेंगे span of beta is equal to v, या फिर span of बीटा इज इक्वल टू v, या फिर कहीं किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा हुआ होता है लीनियर स्पैन ऑफ बीटा इज इक्वल टू v। तीनों ही क्या चार नोटेशन है हमारे पास, ये तो लैंग्वेज हो गया, नोटेशन हमारे पास तीन है। अगर कहीं भी अगर इस तरह का नोटेशन मिलेगा तो समझ जाना है कि ये क्या हो रहा है, बीटा क्या है, एक सबसेट है v का, और v को ये क्या कर रहा है, स्पैन कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं फॉर एग्जाम्पल इन वेक्टर स्पेस r स्क्वायर ओवर r। ठीक है, हमारे पास वेक्टर स्पेस क्या है, r स्क्वायर ओवर r है। ठीक है, तो अब इसके जो एलिमेंट्स होंगे v कैसा होगा, x y सच दैट x y बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब एक हम सेट इसका एक एलिमेंट हम इसका पिक करते हैं सॉरी एक सेट पिक करते हैं, एक 1 0 0 1। ठीक है, ये एक है, ये एक सबसेट है, किसका सबसेट है, v का ही सबसेट है, क्योंकि ये एक्स वाई फॉर्म में आ रहा है ना 1 0 0 1। तो सबसे पहला कंडीशन इसका, अगर मान कोई अगर हम क्लेम करते हैं कि बीटा इसका जो है बेसिस है, ठीक है, अगर क्लेम करते हैं तो प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूफ करने के लिए क्या शो करना पड़ेगा, बीटा को लिनियरली इंडिपेंडेंट होना होगा, और फिर ये चेक करना पड़ेगा कि ये बीटा v को स्पैन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बारी बारी से चेक करते हैं। सबसे पहला वाला ये इस तरह का वन दे देते हैं इसका, तो ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट a1 इसका नाम दे देते हैं v1, इसका नाम दे देते हैं v2, v1 प्लस a2 v2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, a1 1 0 प्लस a2 0 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ना, a1 a2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये a1 a2 0 0 कब होगा, 0 मीन्स यहाँ 0 0। ठीक है, क्योंकि 0 किसका, वेक्टर स्पेस का 0 ना, तो 0 0 ये 0 तभी होगा जब a1 0 होगा और a2 भी 0 होगा। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ ए गिवन वेक्टर स्पेस बीटा इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक तो चीज हो गया, पहला वाला चीज ये क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। दूसरा चीज हम लोग को ये चेक करना है कि ये जो बीटा है v को स्पैन कर रहा है या नहीं कर रहा है। मान लेते हैं कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट पिक करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट 2 3 बिलोंगिंग टू v। तो 2 3 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1 0 प्लस 3 इंटू 0 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 2 3 हम क्या किए, एक एलिमेंट पिक किए v का, और v को क्या कर रहे हैं 2v1 प्लस 3v2, ये v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिए। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल है हमारे पास। अगर इसको जनरलाइज करना हो तो क्लियरली फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू r square over r, xy can be written as x 1 0 plus y 0 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि
हम कोई भी एलिमेंट इस वेक्टर स्पेस का अगर पिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है ना कि इसको 1 0 और 0 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं। अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तो कह सकते हैं ना कि जो हमारा ये जो सेट है बीटा, बीटा वी को स्पैन कर रहा है। तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मींस का बीटा इज लिनियरली इंडिपेंडेंट और बीटा स्पैन भी कर रहा है वी को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं hence बीटा इज अ बेसिस। ठीक है, अब क्या है ना कि अगर हम 1 0 ना लिख करके यहाँ पे 1 को 2 से रिप्लेस कर देते हैं या 3 से रिप्लेस कर देते हैं, तब भी क्या वो बेसिस फॉर्म करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो उस सिचुएशन में भी सेम ही होगा। क्यों? अगर हम यहाँ पे 2 0 0 2 लिखते हैं तो क्या होगा, ये लिनियरली इंडिपेंडेंट हो ही जाएगा। अब इसको हम चेंज कर देते हैं, 2 यहाँ पे 2 कर देते हैं। ठीक है, तब भी वही बात होगी ना, 2 2 और फिर यहाँ पे क्या होगा 2a1 2a2, तब भी तो वही बात है 2a1 इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ a1 इक्वल टू 0। तो 2 तो 0 नहीं हो सकता है ना, फिर 2a2 इक्वल टू 0 implies a2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक्स वाई हम लोग लिए, ठीक है, तो एक्स वाई लिए, एक्स वाई को अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होगा, अब किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होगा, बीटा हमारा चेंज हो चुका है 2002। तो इस केस में देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना, चलिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, x/2 y/2। ठीक है, तो आ गया ना एवरी, अब कोई भी आर्बिट्ररी एक्स वाई एलिमेंट है, अब इसको देखो 2 0 0 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो रहा है, C1 ऐसा ना C1 V1 प्लस C2 V2। हेयर C1 और C2 क्या होता है, स्केलर का एलिमेंट या फिर फील्ड का एलिमेंट। हमारा फील्ड तो रियल नंबर है, अब x हमारा एक रियल नंबर है तो x/2 भी तो रियल नंबर होगा, y हमारा रियल नंबर है तो y/2 भी रियल नंबर होगा। इसलिए क्या होगा, ये इसी फॉर्म में आएगा ना, C1 और ये जो C2 है ये हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो 2002 ही इसको स्पैन कर रहा है। ठीक है, मतलब ये भी इसका एक बेसिस होगा। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी एक एग्जांपल है हमारे पास किसी इस टाइप का वेक्टर स्पेस, कोई अगर वेक्टर स्पेस है ना, तो उसके एक नहीं कई सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन सब बेसिस का खास बात ये होगा कि सारे बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सेम ही होंगे। ठीक है, वो रिजल्ट हम लोग देखेंगे। और कुछ और एग्जांपल को देखते हैं। अब दूसरा एग्जांपल हमारे पास, जैसे आर स्क्वायर हो गया ना, अब R3/R हमारा वेक्टर स्पेस क्या है, R3/R। ठीक है, अब देखते हैं इसका बेसिस क्या हो सकता है। लेट बीटा इज इक्वल टू, बीटा एक सबसेट है, किसका सबसेट है, R3 का सबसेट है, ये R है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, सेम चीज है, बस आर स्क्वायर को क्या किए, जनरलाइज कर दिए हैं। अब देखो ये सेट लिनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, होगा, इसका डायरेक्टली हम डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर सकते हैं ना, ऐसा कुछ होगा 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। दिस सिंपलाइज बीटा इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। अब जो है लेट
एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू R3। ठीक है, एक्स वाई जेड क्या है, R3 का कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है। अब एक्स वाई जेड को ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 0 0 प्लस वाई 0 1 0 प्लस जेड 0 0 1। ठीक है, तो अब ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, और फिर क्या हो रहा है कि बीटा जो है R3 को स्पैन भी कर रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं क्या कि बीटा एक बेसिस है। ठीक है, बीटा इज अ बेसिस ऑफ R3। ठीक है, अब देखते हैं ना कि अब 1 है, अगर यहाँ पे 1 लिए तो भी एक बेसिस, 2 ले लिए तो भी एक बेसिस, 3 ले लिए तो भी एक बेसिस। तो बहुत सारे बेसिस एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें से एक यूनिक बेसिस होता है जहां पे यहाँ 1 1 1 एंट्री आता है ना, तो वैसे बेसिस को बोलेंगे स्टैंडर्ड बेसिस। तो ये हमारा बीटा जो है ना, ये एक स्टैंडर्ड बेसिस है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अच्छा कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है एग्जांपल 3। अब हम इसका बेसिस फाइंड करते हैं, एम एन ओवर आर। ठीक है, एम एन ओवर आर मीन्स क्या हो रहा है, सेट ऑफ या फिर वेक्टर स्पेस में, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n by n square matrices with real entries। ठीक है, एक एग्जाम्पल 2x2 से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर एग्जाम्पल हमारे पास ये 2x2 का है, m2 ओवर r, तो अगर m2 ओवर r कोई भी एलिमेंट है, तो सॉरी कोई भी एक सेट है, तो इसका अगर कोई भी एक एलिमेंट पिक करते हैं, लेट a इक्वल टू, वो कुछ ऐसा दिखेगा ना, ए बी सी डी। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है विथ रियल एंट्रीज, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज 2, और फिर हेयर ए बी सी डी बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक हम इसका इसी का m2 ओवर r का एक हम सेट पिक करते हैं, सबसेट। तो अगर मान लेते हैं कि ये 1 0 0 1, फिर सॉरी 0 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0, फिर 0 0 0 1। अब कोई स्टूडेंट चाहे तो इसका चेक कर सकता है, ये बीटा में हमारे पास कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, और 4 एलिमेंट है ना, ये इसी के जैसा है ना, ये भी क्या हो रहा है, बीटा लिनियरली इंडिपेंडेंट है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है, और साथ ही साथ क्या, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं ना, ऐसा क्लियरली बीटा इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। और इसका स्पैनिंग को फाइंड करते हैं, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा एक वेक्टर स्पेस है, तो ये वेक्टर स्पेस का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट इसी फॉर्म में होगा ना, लेट ए बिलोंगिंग टू, या फिर बिलोंगिंग टू A1 ले लेते हैं, M2 ओवर R, देन A1 कैसा दिखेगा, A, या फिर A1 ऐसे कर देते हैं, A1 A2 A3 A4। ठीक है, A1 A2 A3 A4 किसका एलिमेंट है, बिलोंगिंग टू R। अगर हम इसको चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, A1 1 0 0 0 0 प्लस A2 0 1 0 0 प्लस A3 0 0 1 0 प्लस A4 0 0 0 1, ऐसा लिख सकते हैं ना।
तो ये हमारा क्या है, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है। अब आर्बिट्ररी एलिमेंट किसका, M2 का, और इसको हम लोग क्या कैसे लिख दिए, A1, अगर इसका नाम देते थे V1, V1 V2 V3 V4, ठीक है। तो इसको कैसा लिख दिए, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस A4 V4, या फिर समेशन AI VI I वेरीज फ्रॉम 1 to 4, ठीक है। हम आर्बिट्ररी इसका एलिमेंट पिक किए M2 ओवर R का, और क्या कर दिए इसको V1 V2 V3 V4 के लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिख दिए, यानी कि हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा। दैट मींस दिस सबसेट बीटा स्पैन्स M2 ओवर R, अगर ये इसको स्पैन कर रहा है और फिर क्या हो रहा है कि बीटा लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो कह सकते हैं ना कि बीटा इज अ सब बेसिस ऑफ M2 ओवर R, इसका बेसिस हो जाएगा ना। Therefore beta is a basis of M2 ओवर R। अब इसी को कोई स्टूडेंट चाहे तो जनरलाइज कर सकता है, क्योंकि हम लोग 2x2 मैट्रिक्स का एग्जांपल लिए ना। जनरलाइजेशन, तो अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस कैसा है, V इक्वल टू MN ओवर R, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, V इक्वल टू A इक्वल टू AI J N by N, where AIJ belonging to R, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका आर्बिट्ररी कोई एलिमेंट पिक करते हैं A1, और A1 जो है कैसा फॉर्म में होगा, A11 A12 एंड सो ऑन, A1n A21 A22 एंड सो ऑन, A2n AN1 AN2 एंड सो ऑन ANN, ठीक है। ये बिलोंगिंग टू V है। तो अब कोई चाहे तो इसको ऐसे लिख सकता है ना, A11 1 0 0 0 and so on 0 0 0 and so on 0 plus A12 0 1 0 and so on 0 0 0 0 and so on 0 0 0 0 and so on 0, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। हर एक एलिमेंट्स का क्या करेंगे, कोएफिशिएंट में लिखेंगे, और फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स से। जैसे कि A12 लिए तो A12 का जो एलिमेंट है, जो एंट्रीज है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से कह सकते हैं ना कि यहाँ पे जो ऐसे लिख देते हैं ANN 0 0 and so on 0 0 0 and so on 0 0 0 so on 1, ठीक है। तो ये जो हमारा ये एलिमेंट्स है V1 V2 और ये क्या है Vn। अब क्या है, अब देखो V1 बीटा इक्वल तो हमारा क्या हो गया, V1 V2 एंड सो ऑन Vn, ये भी क्या होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और फिर क्या कर रहा है कि बीटा जो है V को स्पैन कर रहा है, क्लियरली बीटा is Li and spans V, therefore beta is a basis of vector space, given vector space
नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड या फोर्थ होगा, फोर्थ होगा, Pn ओवर R, ठीक है, या फिर सेट या वेक्टर स्पेस लिखते हैं, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n, यही होगा ना। तो लेट बीटा इज इक्वल टू बी ए सबसेट ऑफ Pn ओवर R, यहाँ पे वेक्टर स्पेस क्या फॉर्म कर रहा है, सेट ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n, ठीक है, n हमारा 10 20 हो सकता है जो भी है, तो इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी हो सकता है 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, तो मान लेते हैं कि 1x x स्क्वायर एंड सो ऑन x की पावर n, ठीक है, ये इसी का सबसेट है ना Pn ओवर R का, क्योंकि ये सब भी सारे क्या है, पॉलिनोमियल्स ही है, 1 पॉलिनोमियल है, x पॉलिनोमियल, x के पावर n सारा क्या है, पॉलिनोमियल है, ये इसका सबसेट हो गया। अब ये क्या है, सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि ये लीनियरली अगर क्लेम करते हैं क्या कि ये बीटा इसका बेसिस है, तो दो चीज चेक करना पड़ेगा, पहला क्या चेक करना पड़ेगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, और दूसरा कि ये Pn ओवर R को स्पैन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक रिजल्ट ये भी है, अगर किसी दिए हुए वेक्टर किसी सेट में सारा एलिमेंट ऐसा है जो कि कोई भी एक किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं है, तो वो सेट क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक्स स्क्वायर को अगर इसको हम थोड़ा रफ में समझे, जैसे 1x x स्क्वायर है, ठीक है, अब इस सेट में देखते हैं x को किसी भी वे में ऐसा लिख सकते हैं, x इक्वल टू c1 v1 प्लस c2 v2, यहाँ पे v1 है, v2 है, v3 है, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, वेयर c1 c2 फील्ड का एलिमेंट, फील्ड हमारा क्या है, रियल नंबर्स है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं इस, ठीक है, मींस क्या हो रहा है कि x जो है किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ठीक उसी तरीके से एक्स स्क्वायर भी किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है, 1 भी किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। एक तरीका तो ये है जानने का कि कोई सारे एलिमेंट का पिक कर लो, कि अगर सारे एलिमेंट का चेक कर लो, देख लो कि वो किसी और पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, या किसी और के लीनियर कॉम्बिनेशन में वो उसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट अगर दिख जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखता है तो उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। अगर ये हमारा मान लेते हैं ये है v1 v2 ये v3 एंड सो ऑन, ये हमारा vn, तो v1 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 0 प्लस सॉरी 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 0 इंटू एक्स के पावर n। फिर v2 कैसे लिख सकते हैं ना, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 0 इंटू एक्स पावर n। फिर उसी तरीके से v3 इक्वल टू 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 0 इंटू एक्स के पावर n। यहाँ 3 डॉट का मतलब क्या होता है पता है, पहला डॉट का मतलब हुआ एंड, दूसरा सो और ऑन। यहाँ कभी भी अगर आप लोग देखोगे ना, कभी भी फेसबुक या व्हाट्सएप में या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो ऑथेंटिक है, तो वहां पे 3 ही डॉट मिलेगा, 3 या फिर 6, 4 का कोई मतलब नहीं होता, 2 का भी मतलब नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया v1 v2 v3, और फिर इसी को अगर हम vn जो है हमारा 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 इंटू एक्स के पावर n। अब जो है इसका मैट्रिक्स
फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की बात होगी तो फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट होगा, 1 v1 का कोएफिशिएंट 1, फिर v2 का कोएफिशिएंट 0, v3 का कोएफिशिएंट 0 एंड सो ऑन 0, और फिर ये 0 1 0 एंड सो ऑन 0। फिर थर्ड वाले में v1 का कोएफिशिएंट, v1 क्या है 1, तो 1 का कोएफिशिएंट हमारे पास 0 है। फिर v2 क्या है x, तो x का कोएफिशिएंट 0, फिर v3 1 एंड सो ऑन 0। अब इसी को आगे बढ़ेंगे 0 0 0 एंड सो ऑन, लास्ट में देखो लास्ट वाले में क्या आएगा 0 0 0, लास्ट में 1 आएगा। तो ये हमारा क्या बन रहा है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है ना। अब इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, determinant of A is equal to 1, which is not equal to 0, therefore beta is linearly independent। ठीक है, ये linearly independent हो गया। अब दूसरा चीज हम लोगों को क्या चेक करना पड़ेगा कि बीटा Pn ओवर आर को स्पेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो स्पेन करने के लिए भाई सीधा सीधा फंडा ये है कि कोई भी आर्बिट्ररी पॉलिनोमियल ऐसा पिक कर लो, अगर वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है तो कहेंगे क्या, दिस स्पेन्स। ठीक है, तो उसी को ही आगे बढ़ाते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया। पहला वाला जो पार्ट है वो क्वालिफाई हो गया। दूसरा पार्ट को क्वालिफाई कराना है, या देखते हैं क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब भी ऐसा लगेगा ना n के लिए, तो क्या करेंगे ना, छोटे तौर से स्टार्ट करते हैं। जैसे n इक्वल टू 2 ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं, उसके लिए हम चेक करते हैं पहले। अगर वो समझ में आ गया तो कुछ हद तक क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट। जैसे n इक्वल टू अगर 3 के लिए लेते हैं तो हमारा बीटा क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3 मतलब क्या हो गया, pn ओवर r। ठीक है, तो pn ओवर क्या हो जाएगा, p3 ओवर r। ठीक है, तो इस केस में बीटा क्या होगा, 1x x स्क्वायर, हाँ, और x पावर 3, यही होगा। अगर हम किसी स्टूडेंट को बोलते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल अप टू 3 डिग्री को पिक करो जो मन में आए, ठीक है, फॉर एग्जांपल x प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, ये अप टू 3 डिग्री तक का ही पॉलिनोमियल है ना। तो अब देखो ये 3 डिग्री तक का ही पॉलिनोमियल है, तो अब इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब। हमारे पास क्या हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे n इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो क्या होगा, v1 v2 v3 और v4 ही होगा ना। तो ये हो जाएगा ना 0 इंटू v1 प्लस 1 इंटू v2 प्लस 1 इंटू v3 प्लस 1 इंटू v4। हो गया, एक पॉलिनोमियल पिक किए हम और उसको क्या कर दिए, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिए। किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, एक ये जस्ट एक एग्जांपल है, ये प्रूफ नहीं है। अगर इसी को अगर हमको जनरलाइज करना होगा तो क्या करेंगे, लेट a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a3 सॉरी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सारे पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे। अगर सिंगल डिग्री का पॉलिनोमियल चाहिए तो a2 a3 0 लिख दिए, सेकंड डिग्री का चाहिए तो a3 0 लिख दिए, बाकी नॉन जीरो हो गया। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल चाहिए तो a1 a2 a3 0 ले लिए। ठीक है, नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव आ जाएगा। तो अब इसी को ऐसा लिख सकते हैं, a0 इंटू 1 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a3 इंटू एक्स क्यूब। हो तो गया a0 v1 प्लस a1 v2 प्लस a2 v3 a0 a1, ठीक है, a3 v4 आ गया। इसको अब a0 a1 a2 a3 किसका एलिमेंट है,
ए आई बिलोंगिंग टू फील्ड, फील्ड हमारा क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो ये 3 up to 3 डिग्री पोलिनोमियल तक के लिए अगर वैलिड है तो इसके लिए भी वैलिड होगा ना, बस बीटा को क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं, अच्छा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया ना। लेट px is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus and so on plus n x के power n belonging to pn over r. Then we can write px as, कैसा लिख सकते हैं, a0 plus a1x या px is equal to a0 into 1 plus a1 into x plus a2 into x square plus so plus n x के पावर n is equal to a0 v1 plus a1 v2 plus a2 v3 plus and so on plus an vn। मतलब क्या हो रहा है, px सॉरी बीटा जो है pn को स्पेन कर रहा है। Clearly linear span of beta is equal to pn over r, या फिर linear span of beta is equal to pn over r। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या था ना कि एक हमारा क्या है, n फिक्स था। फिक्स मीन्स क्या हो रहा है ना कि एक पर्टिकुलर डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री अप टू n, मतलब n या n से कम का होना चाहिए। अगर हम एक सेट बनाते हैं, वेक्टर स्पेस बनाते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स, तो उस केस में क्या होगा, अब इसको चेंज कर रहे हैं, p over r set of all real polynomials of कुछ नहीं, रियल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई स्टूडेंट बोलता है ठीक है बस सबसे बड़ा पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, क्योंकि हमारा सेट क्या है, इसमें सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है। तो 1000 डिग्री का भी पॉलिनोमियल हो, 5000 डिग्री का भी पॉलिनोमियल हो, अगर कोई स्टूडेंट क्लेम करता है ठीक है 10,000 डिग्री का पॉलिनोमियल हम पिक करते हैं, ठीक है, तो हम 10,500 10,000 एक डिग्री का पॉलिनोमियल पिक करते हैं, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि n फिक्स नहीं है, n अप टू इंफिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, तो वैसे केसेस में जो होगा, जो डायमेंशन बेसिस तो होगा। ठीक है, अगर कोई भी वेक्टर स्पेस है हमारे पास, उसके पास बेसिस तो होगा, इसकी गारंटी है, लेकिन बेसिस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको बोलते हैं डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन जो है वो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, वो डिपेंड करेगा वेक्टर स्पेस पे। ठीक है, तो अब लेट बीटा इज इक्वल टू, अगर इस फॉर्म में लिखें 1x x स्क्वायर एंड सो ऑन x के पावर n प्लस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये गया क्या है, ये भी एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ही होगा, क्योंकि कोई भी एक पॉलिनोमियल, कोई भी एक इसका एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और फिर जो है ये p को स्पैन भी करेगा, क्योंकि हमारे पास जो है ये जो एक्स एक्स या एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन एक्स के पावर n अप टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे n कोई भी n की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ना, तो अगर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं तो फिर इसको स्पैन भी कर जाएगा ना। ठीक है, तो ये स्पैन भी करेगा p को, क्लियरली here n tends to infinity and beta is li as well
as hence beta is the basis of P over R। ठीक है, अब कुछ थ्योरम्स है या फिर एक चीज और है, ऑर्डर्ड बेसिस। अब मान लेते हैं ना कि हमारे पास कोई एक बेसिस है इसका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, बी अ बेसिस ऑफ आर स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, तो ऑर्डर्ड बेसिस वैसा होता है ना कि जो बेसिस के जो एलिमेंट्स है किसी एक फिक्स ऑर्डर में रखा गया हो। अगर सिंपली अगर बेसिस की बात करेंगे तो मान लेते हैं ये B1 है, सॉरी बीटा 1 है और ये हमारा बीटा 2 है। तो 0 1 0 0 0 1 1 0 0, ठीक है, कि बीटा 1 ये है, बीटा 2 बस कुछ नहीं किए हैं, एक एलिमेंट्स को क्या किए आगे पीछे कर दिए हैं। ठीक है, तो अब देखो बीटा 1 भी बेसिस है, बीटा 2 भी बेसिस होगा, दोनों ही क्योंकि दोनों ही लीनियर इंडिपेंडेंट है और स्पैन भी करेगा ना R3 ओवर R को, तो दोनों ही बेसिस है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, अगर ये बेसिस ऑर्डर्ड बेसिस की बात करेंगे तो बीटा 1 और बीटा 2 इक्वल नहीं होगा। अगर सिंपली बेसिस की बात करेंगे तो बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2 होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं डेफिनेशन, ए बेसिस बीटा ऑफ अ वेक्टर स्पेस is said to be ordered basis if we consider beta as an ordered set। यहाँ लिख देते हैं इन ordered basis beta 1 is not equal to beta 2 and in a simple basis बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2। ठीक है, तो ये बहुत कुछ खास नहीं है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ थ्योरम्स है, बस उसका स्टेटमेंट जान लेंगे हम लोग। एग्जिस्टेंस थ्योरम ये ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं, बता चुके हैं, बेसिस का डेफिनेशन बताते बताते। तो एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या कहता है कि एवरी वेक्टर स्पेस हैज ए बेसिस। अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस है तो उसके पास बेसिस होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे थ्योरम्स को प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि ये जो हमारा लेक्चर सीरीज है प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, तो इसमें प्रॉब्लम्स को ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन डेफिनेशन स्टेटमेंट्स थ्योरम्स को भी अच्छे से समझते हुए। ठीक है, क्योंकि ये जो लेक्चर सीरीज है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें सिर्फ स्टेटमेंट, डेफिनेशन और प्रॉब्लम्स करते जाएंगे। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, एवरी वेक्टर स्पेस हैज अ
बेसिस। ठीक है, दूसरा है इनवेरिएंट थ्योरम। जैसा कि अभी हम लोग देख चुके हैं, जैसे कि आर स्क्वायर ओवर आर, आर थ्री ओवर आर, ये सब वेक्टर स्पेसेस है। उसके जो बेसिस है, बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं। अगर आर स्क्वायर ओवर आर की बात करें तो 1001 तो बेसिस है ही, फिर 2002 बेसिस है, 3003 भी बेसिस है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बेसिस होने के बावजूद भी एक टर्म कॉमन है कि जितने भी बेसिस होंगे सारे के सारे बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, यानी कि बेसिस की कार्डिनलिटी हर हाल में सेम ही होगी। ठीक है, एनी टू basis of a vector space V over F will have same number of elements। तो आज के लिए इतना ही, फिर बाकी हम लोग डायमेंशन की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस जो CSIR नेट गेट में आए हुए क्वेश्चंस हो उन सबको भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो गेट नेट की, तो एक काम करना कि मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ ना, सबका एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर लो और बार बार नोट्स को रिवाइज करो, और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए जितने भी हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।